हेलो। हाँ भाई, क्या हाल चाल है बच्चियों? हेलो, कैसे हो बेटा? जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे कैसन हो? बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ भाई, कल वाले में कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? अरे हाँ बोलो यार। सीएमआई की प्रॉपर्टीज वापस बता दो। देखो बेटा, सीएमआई का मीनिंग क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्टर, यानी कि लुईस एसिड। ठीक है, अगर मान लो यार अपन कह रहे हैं कि कोई लोन पेयर लेना चाह रहा है, तो उसके पास खुद के पास भी तो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो वो जो कमिंग जो भी लोन पेयर आ रहा है, जो कमिंग लोन पेयर है, उस पर क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा ना? तो अब रिपल्शन तो कम लगना चाहिए और अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा। अब अट्रैक्शन लगाएगा कौन, ये बताओ? सीएमआई। अब ये बताओ कि सीएमआई ज्यादा अट्रैक्शन कब लगाएगा? जब सीएमआई का जेड इफेक्टिव क्या हो? ज्यादा। साइज छोटा होएगा तो भैया जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? ज्यादा। तो साइज भी क्या होना चाहिए? छोटा। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस की पावर उतनी ज्यादा है, तो लोन पेयर को क्या करेगा? उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब लोन पेयर को अट्रैक्ट तो कर लिया, आ गया लोन पेयर, लेकिन उस लोन पेयर को शेयर करने के लिए जगह भी चाहिए। तो जगह चाहिए, तो वो जगह कौन होती है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि भैया लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो हायर एनर्जी या लोअर एनर्जी? तो अपन कह रहे हैं कि भैया अगर हायर एनर्जी का है, वहां बॉन्ड बनेगा, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर सिस्टम का एनर्जी तो ज्यादा ही रह गया, कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन लोअर एनर्जी पर कोई है, उसको अगर आपने लोन पेयर दिया, बॉन्ड बना, तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? हाईली एक्सोथर्मिक। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है? डिक्रीज करता है, सो दैट सिस्टम बिकम्स स्टेबल। बात पल्ले पड़ गई? ये चार प्रॉपर्टी है भाई। चीजों को ना आप जैसे मान लो कि इसने क्वेश्चन पूछा प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को कभी याद मत करो, लिंक बनाओ कि यार ये प्रॉपर्टी है किस लिए। अगर रीजन पे काम करोगे ना भाई, कोई भी टॉपिक है इनऑर्गेनिक में, अगर तुम रीजन पे काम करोगे तो टॉपिक कोई भी हो, कैसा भी हो, बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे याद बोलो यार इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, रीजन पता ही नहीं है, तो वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगी? स्लिप हो जाएगी। अगर रीजन पे काम किया हो ना, तो अगर क्वेश्चन आ भी गया घूम फिर के, कैसे भी घुमा के, तो अपन क्या कर सकते हैं? उस पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। बात पल्ले पड़ गई? आसान चीज है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये कहानी होती है। एक मिनट होल्ड करना यार। अब आ रही है बेटा ना? ओके, ठीक है। हाँ भाई, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन का जो स्टार्टिंग पोर्शन है, ठीक है, जो 6-7 लेक्चर जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो लेक्चर क्या है? एकदम से बेसिक बातें हैं। बट ये चीजें है ना, काम बहुत आती है। क्यों? क्योंकि भैया जब आगे अपन काम करेंगे ना,
कोऑर्डिनेशन पे, तो ये सारी चीजें ही क्या करती हैं, आपको यूज में आती हैं। ठीक है, और आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस भी क्या आ रहे हैं सर, जेईई मेन का देखो, नीट का देखो, सबके क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट एनसीईआरटी आ रहे हैं और एकदम से बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जेईई मेन का पेपर हुआ है, आप उठा के देखो, इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन क्या है, एज इट इज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, एज इट इज एनसीईआरटी, कोई बहुत ज्यादा कोई चेंज नहीं है। कोई मुश्किल से एक आधा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बाहर का, एग्जाम्पल जरूर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, थियरी वही है। बात पल्ले पड़ गई? अब सुनना भाई, देखो सर, चार्ज के बेसिस पे अगर मैं ना डिस्कशन करना चाहूं तो बहुत सिंपल है, देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आपका जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज पॉसिबल हो सकता है, पॉजिटिव। आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस पर बेटा कैसा चार्ज पॉसिबल हो सकता है, नेगेटिव। ठीक है, थर्ड कंडीशन, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स पर क्या हो सकता है, कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। ये तीन कंडीशन आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होएगा इसको अपन बोलेंगे कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देंगे, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो है इसको अपन नेम क्या दे देंगे, बिल्कुल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। और बेटा थर्ड वन जो है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास इस टाइप से मिल सकते हैं, ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब इसके बेसिस पे है ना, आप लोगों के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका भी क्या चलता है, क्लासिफिकेशन चलता है। ठीक है, तो क्या चलेगा वो सुनना। तो अपन कहते हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ अबो इंफॉर्मेशन, अबो कंडीशन और अबो इंफॉर्मेशन क्या होना है, सुनना। केस नंबर 1, पहला केस बताता हूं, ध्यान से सुनना। अपन कहते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल क्या है, K4FeCN होल 6। क्या है, K4FeCN होल 6। इसमें देखो, इसमें आपके पास क्या है, एक काउंटर आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये बताओ कि काउंटर आयन जो है वो केटायन है या एनायन है, काउंटर आयन जो है वो केटायन है या एनायन है, केटायन, और कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायन। तो पहली जो वैरायटी बनती है, वो पहली कंडीशन क्या बनती है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर काउंटर केटायन। ध्यान से सुनना, अपन क्या बोलते हैं कि सर काउंटर केटायन और साथ में क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स एनायन, पहला केस। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब अपन आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे ना और आईयूपीएससी नेमिंग डिस्कस करेंगे तब ये चीज बड़ी यूजफुल हो जाती है। ठीक है, केस नंबर 2, सेकंड केस सुनना भैया, बहुत सिंपल है। आपको ना मैंने एक एग्जांपल बताया था, इसका नाम तो आप बता ही दोगे, CuNH3 होल 4 SO4। भाई इसका नाम क्या था, स्वीजर सॉल्ट। अरे वाह यार, क्या बात है, इसका नेम क्या था, स्वीजर सॉल्ट। अब ये स्वीजर सॉल्ट में देख के बताओ कि सर केटायन कौन है और एनायन कौन है। बिल्कुल, ये कौन है, एनायन, और ये कौन है, केटायन। क्लियर है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स तो क्या है, केटायन, और काउंटर आयन, या मैं बोल दूं सिंपल क्या है, एनायन। काउंटर या सिंपल एक ही बात होगी भैया, तो आप काउंटर लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, सिंपल, दोनों चीजें लिखी जाती है। चलो भैया थर्ड एग्जांपल पर चलते हैं, थर्ड केस पे चलते हैं। चलो यहां पे ले लेते हैं केस नंबर 3। अब देखो सर, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां पर कौन है बेटा, Ag, कौन सा लिगेंड लेके चलूं, चलो Cl ले लेते हैं, AgCN ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया होता है इसके साथ स्टेबिलिटी के बेसिस पे। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देख के बताओ कि इसमें कौन केटायन है और कौन एनायन है। वेरी सिंपल, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल और न्यूट्रल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता भाई, वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है, इट मींस अनस्टेबल। वंडरवॉल अट्रैक्शन इज वीकेस्ट फोर्स। जैसे गैसेज के बिटवीन क्या लगता है, मोस्ट ऑफ वंडरवॉल फोर्स। समझ गए, बोलो। ये केटायन और ये एनायन। देखो एक बात करते हैं, Ag जो होता है, Ag जो होता है उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +1 और +3। ज्यादा स्टेबल कौन सा चलता है, मोस्टली +1। अब एक बात बताओ कि ये तो न्यूट्रल है NH3, जो सबको पता है। Cn पर क्या चार्ज होता है, -1। तो भैया ये वाला भी +1 है और ये वाला भी +1 है। अब ये +1 कब बनेगा, ये तो न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस। और बेटा ये देखो ये -2 है ना, तो इसको +1 बनाने के लिए इस पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बात पल्ले पड़ गई क्या। तो एक बात बताओ कि कॉम्प्लेक्स ही केटायन है और कॉम्प्लेक्स ही क्या है, एनायन है। तो अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन।
एक केस मेरे बच्चों ये बन सकता है, ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? चलो केस नंबर 4, फोर्थ केस सुनना भाई। फोर्थ केस है ना थोड़ा और अलग है। मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं FeCO होल 5, FeCO होल 5, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको अपन कार्बोनाइल बोलते हैं, वो आगे चल के देखेंगे नाम क्या है। अपन बोल रहे हैं कि क्या CO पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहां पर कितना है? 0। 0 है तो क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा केस क्या होता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। किसका होता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। बोलो बात तो पल्ले पड़ गई क्या? तो ये 4 वेराइटीज क्या होती हैं आप लोगों के पास प्रेजेंट होती हैं। बोलो क्लियर है क्या? आसान है। अब देखो एक तरीका बताता हूं, एक मेथड बताता हूं कि आप ना कभी भी केटायन और एनायन में अगर कंफ्यूज हो जाओ, कभी भी किसी भी केस में, तो आप लोग क्या करो, कुछ नहीं करना। एक एग्जांपल देता हूं, NaCl केटायन कौन है? Na। और ये कौन है? एनायन। जैसे बेटा मैं लिख दूं MgO, ये केटायन ये एनायन। एक चीज देखो, ये केटायन ये एनायन, ये केटायन ये एनायन, ये केटायन ये एनायन। एक ट्रेंड बन रहा है क्या कि केटायन जो है वो पहले लिखा जाता है, आफ्टर दिस क्या लिखा जाता है? एनायन। बात पल्ले पड़ गई? ये फिक्स रूल होता है, बस एक जगह ये अप्लाई नहीं होता, लेड एसीटेट में। बाकी हर जगह क्या होता है? यही होता है क्या, पहले केटायन होएगा उसके बाद एनायन होएगा। बात पल्ले पड़ गई? तो बहुत आसान तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चा यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं चल रहा, ये केटायन है ये एनायन है, बात ही खत्म। क्लियर है? सिंपल है ना? क्लियर? नोट करो बच्चा, लाइव वाले बच्चों क्लियर है बेटा? रोहित बिटिया क्या बात है, आज ऑफलाइन नहीं हो, ऑनलाइन कैसे? हाँ बेटा बोल। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बात बता, अपन क्या कह रहे हैं कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, क्या Ag+2 बनाता है क्या? नहीं बनाता। Ag+2 नहीं बनाता तो अपन क्या कह रहे हैं कि Ag जो होता है वो +1 में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर देता है? कल ही बताया था 2। हाँ या ना? बात पहले पड़ गई? सर तबीयत खराब है आज। ओके बेटा, ध्यान रखो, मेडिसिन वगैरह लो बेटा। हाँ भाई प्रेक्षा रोहित बेटा क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बता दियो बेटा। हाँ भाई बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से रहियो तुम लोग भी, कहीं ऐसा नहीं हो कि बारिश में नहाने के चक्कर में बीमार हो जाओ। बीमार हो जाओगे ना तो सीधा कोरोना घोषित होएगा। 500 रुपये नाड़े मतलब है? अच्छा अच्छा, हाँ तब बढ़िया है ना, तो अच्छी चीज है बेटा, नहीं जाना पड़ता। चलो लपेटो भाई इसको, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर है सर? ओके बेटा। प्रेक्षा बेटा रिप्लाई नहीं आ रहा आपका, जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया संकेत? लिख बेटा, जल्दी लिख।
चले आगे, चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, इस बेसिस पे भी आप इनको क्लासिफाइड कर सकते हो। अगले क्लासिफिकेशन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसकी चर्चा करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। वो आएगा किसके बेसिस पे, तो अपन कह रहे हैं कि सर आप लोगों के जो सीएमआई है उनके नंबर के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3 क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीएमआई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीएमआई, सीएमआई के नंबर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अब देखो यार कि सीएमआई के नंबर के बेसिस पे अगर अपने को बात करनी हो तो आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट इज मोनोन्यूक्लियर, ध्यान से सुन लेना भाई, क्या है मोनोन्यूक्लियर, एंड सेकंड इज पॉलीन्यूक्लियर, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और ये क्या है मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब देखो बच्चा मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या डिफरेंसेज होते हैं। देखो भैया कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मोनोन्यूक्लियर, मोनो का मतलब क्या होता है वन, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ओनली वन सीएमआई क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्लियर है। यहां पर देखो पोली का मतलब क्या होता है मोर देन वन, तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर जो है वो मोर देन वन सीएमआई क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सिंपल है। चलो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं कि सर चलो वही अपना एक घिसा पिटा एग्जांपल अपन ले लेते हैं K4FeCN6, भैया कितने सीएमआई हैं इसमें, तो आप लोग क्या बोलोगे ओनली वन सीएमआई प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। सर आपके सिलेबस में मोस्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट ऑफ 99%, 1% क्या है पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल बताता हूं। ये देखो सर यहां पर अपने पास क्या है बेटा, दो सीएमआई है, ये लो सर दोनों सीएमआई आपके पास आ चुके हैं। उसके बाद यहां पर मेरे पास क्या है और लिगेंड प्रेजेंट है, और बहुत सारे लिगेंड क्या है प्रेजेंट हैं, और यहां पर इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना है -2। यहां पर आप देखो कि सर 1 और 2 यानी कि मोर देन वन सीएमआई प्रेजेंट है, इट मींस ये किसका एग्जांपल हो गया पॉलीन्यूक्लियर का, ठीक है। तो अपन यहां पर मेंशन करेंगे कि ध्यान से सुनना, अभी आपको पता नहीं है इसलिए बता दूं कि NH2 पर चार्ज क्या आता है -1, एमाइड, इस पर भी चार्ज क्या आता है -1। पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन अलग से लिगेंड्स का। Cl तुम जानते ही हो -1 होता है। प्लेटिनम पर चार्ज कितना आता है +2, और कितना +2, याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि देखो सर इसने कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं, 4 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, ये मैं बता चुका हूं। चलो अब देखो सर ध्यान से सुनना, ये जो लिगेंड है ये वाला, ये लिगेंड क्या है एक ही सीएमआई से कनेक्ट है, इसको अपन नेम देते हैं क्या टर्मिनल लिगेंड। ध्यान से सुनते जाना भाई, छोटे छोटे टर्म है, टर्मिनल लिगेंड, क्लियर है, सिंपल है। दूसरा सुनना भाई, ये वाला जो लिगेंड है ना और ऊपर वाला लिगेंड है, ये कितने से कनेक्ट है, दो से कनेक्ट है ना, तो अपन इसको नेम देते हैं क्या ब्रिजिंग लिगेंड। क्या नेम देते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, क्लियर है। आप लोग चाहो तो इनको है ना पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो या ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, डजंट मैटर, कंडीशन क्लियर है। ये अगला क्लासिफिकेशन है, लपेटो भाई फटाफट बनाओ, एकदम सिंपल और एकदम बेसिक बातें हैं भाई। लिखने का काम है ना थोड़ा सा अपन खींच के कर लेंगे ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ पाए।
चले। हाँ बालिकाओं, हो गया बेटा? बालिकाओं रेस्पॉन्ड करो बच्चा। चलाकर सो गए क्या कि भैया लाइव चला दिया, क्लास चल रही है, प्रेजेंट लग गई और अपने क्या कर लो, सो जाओ। बताओ बच्चा, चलें आगे। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसमें आपके 11th का नॉलेज भी लगेगा और बहुत सारी बातें जो है वो हमारे काम आएगी, ठीक है। चलो सर, ओके बेटा। अगली बात सुनना भाई, बहुत काम की बात है। देखो सर, अगला जो पॉइंट आता है वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिस्कशन करें। तो भाई सारे लोग जो है वो केयरफुली सुनना। देखो सर, अगर स्टेबिलिटी की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। तो आप लोगों ने ना 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। 11th का एक चैप्टर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आता है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे जब आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हो तो वहां पर स्टेबिलिटी भी पढ़ते हो, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। याद आ रहा है? कुछ कुछ आ रहा है? तो चलो भैया अपन बात करते हैं। हमारे पास एक मेटल है, क्या है? M, ठीक है। लिगेंड जो है वो क्या है? L, ओके। इसका नंबर कितना है? X। इन दोनों के बिटवीन क्या हुआ? रिएक्शन। इन दोनों के बिटवीन रिएक्शन हुआ तो अपन क्या कहते हैं कि क्या बनता है? MLX। और यहां पर जो चार्ज है वो कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, प्लस माइनस वाई लगा देते हैं। कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, अपन वो नहीं कमेंट कर सकते, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। अपन ने बोला ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना। अब अपन क्या कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए या ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, किधर भी जाए, हम लोग इसके लिए क्या बता सकते हैं? तो हमने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता सकते हैं। सही बात है ना। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे को बात ही करनी है किसकी? कॉम्प्लेक्स की, तो मतलब मैं किधर जाऊंगा? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में जाऊंगा तो एक बात बताओ कि क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है? क्या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है? तो क्या मैं इसको KF फॉर्मेशन कांस्टेंट से डिनोट कर सकता हूं क्या? यस। अगर ये रिएक्शन मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टडी करता हूं, इट मींस मेरा कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है? ब्रेक। कॉम्प्लेक्स ब्रेक होने का मीनिंग क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स हो गया अनस्टेबल। हम लोग इसकी इनस्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इस कांस्टेंट को क्या बोल दिया जाता है? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर दो कांस्टेंट आ चुके हैं। फर्स्ट इज KF। KF का मतलब क्या है बच्चा? तो अपन क्या बोलेंगे कि फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्लियर है? बात पहले पड़ गई। या फिर आप लोग चाहो ना तो मैं ऐसा लिख दूं क्या सर, इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट, चल जाएगा क्या? स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया भैया? किसके रिगार्डिंग बात चल रही है? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पक्का ना। चलो दूसरा बात सुनना भैया, KINS, इसका मतलब क्या है? इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्लियर है? अब एक बात बताओ यार, आप लोग सिंपल सी बात जानते हो, मैं आपसे ये पूछ लूं कि रिलेशन बिटवीन K फॉर्मेशन एंड K इनस्टेबिलिटी, या तुम चाहो तो इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी नेम दे सकते हो, जो NCERT देता है। क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट, KD भी लिख सकते हो तुम इसको। चलो एक बात बताओ कि भैया अगर KF का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो इसका फॉर्मेशन ज्यादा होएगा। फॉर्मेशन ज्यादा होएगा तो आप लोग क्या मेंशन करोगे कि इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होएगा? कम। सही बात है। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, ये इजीली डिसोसिएट हो रहा है, तो के इनस्टेबिलिटी का वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज। तो फॉर्मेशन का वैल्यू डिक्रीज। क्या मैं ऐसा मेंशन कर दूं क्या कि के फॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के इनस्टेबिलिटी? चल जाएगा क्या? दोनों में ये रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। बात सिंपल है। चलो एक बात और बताओ कि अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में मार्क करना चाहूं कि के फॉर्मेशन, तो क्या मैं ये कह दूं क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, याद आ रहा है कुछ कुछ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये लो सर, जो भी है प्लस माइनस वाई या न्यूट्रल जो भी है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये क्या ले लो? M, और ये क्या ले लो बेटा? आपका लिगेंड, और टू द पावर X। चल जाएगा क्या? चलो अब अपन यहां पर है ना दो अलग अलग केस बना सकते हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट केस सुनना भाई। केस नंबर 1, फर्स्ट केस,
ठीक है, अपन बोले कि सर इफ के फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से सुनना क्या है, के फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन 1, के फॉर्मेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, सही बात है। तो यार ये बताओ कि इन दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का, ऑब्वियसली रिएक्टेंट का। तो मैं यहां पर इसका रिजल्ट बनाऊं तो क्या आप लोग ये नहीं बोलोगे क्या कि सर ये जो आप लोगों का MLX है प्लस माइनस y जो भी है इसका कंसंट्रेशन ग्रेटर होएगा किससे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ m एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ l, चल जाएगा क्या? सेकंड केस सुनना बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैं ये कह रहा हूं कि सर मेरा के फॉर्मेशन है ना उसका वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से कम है। 1 से कम होने का मतलब क्या है कि भैया नीचे वाला बड़ा है, ये अगर बड़ा है तो बच्चा ये कह दूंगा कि सर आप लोगों का ये जो MLX का कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन मेरे बच्चों मेटल और लिगेंड की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन से क्या है, कम है, सही बात है क्या? चलो अब एक बात बताओ कि अगर किसी के लिए के फॉर्मेशन ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन किधर प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होने का मतलब क्या मैं ये कह दूंगा कि मेरा के फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, सही बात है क्या? अगर मैं ये कहता हूं के फॉर्मेशन लेस देन 1 है मतलब भैया रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्शन किधर जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। तो बच्चा एक बात बताओ कि क्या ये कह दूंगा के फॉर्मेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? बोलो दोनों बात क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट और ये क्या है, स्टेबिलिटी। अब तुम बोलोगे स्टेबिलिटी की बात होगी क्या? होगी भाई। अगर के फॉर्मेशन ग्रेटर देन 1 है इट मींस कॉम्प्लेक्स बिकम्स स्टेबल, अगर के फॉर्मेशन का वैल्यू कम है लेस देन 1 है मतलब कॉम्प्लेक्स बिकम्स अनस्टेबल, यस और नो? चलो इसको लपेटो फिर आगे बढ़ते हैं। बालिकाओं बताओ बेटा, क्लियर है? बालिकाओं यस सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। प्रेक्षा, रोहित बोलो बिटिया। यस सर, बहुत बढ़िया, नोट करो बेटा फटाफट। ये जो अपन अब जो 4th पॉइंट पढ़ रहे हैं इस पर है ना सर जेई में एक बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, पहले वो जेई में आया था फिर वो मेडिकल में आया था, वो क्वेश्चन अपन अभी डिस्कस करेंगे और वो डीप ब्लॉक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। ऐसे बिल्कुल जोर तो नहीं आना, सिंपल है ना चैप्टर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, भैया नीट में 2 सवाल, जेई मेन में 2 सवाल और जेई एडवांस्ड में एक पूरा गदर क्वेश्चन लेके आता है। लाइव वाली बच्चियों जैसे ही हो जाए बेटा डन बोल देना, जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन बोल देना बेटा। हो गया? अरे वाह यार क्या बात, हो गया सर, बहुत बढ़िया बिटिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हो गया भाई तुम दोनों का भी? चलो देखो सर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स।
स्टेबिलिटी के बेसिस पे आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो दो टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं उसकी भी अपन यहां पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। तो सुनना थोड़ा सा केयरफुली और बात को समझना। देखो सर, अपन कहते हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सेज आर ऑफ टू टाइप। नंबर वन, पहले की बात करते हैं। वन जो होता है उसको अपन नेम देते हैं बेटा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और सेकंड जो आता है, नंबर टू पर जो आता है वो क्या आता है? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या आता है? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक होएगा परफेक्ट और एक होएगा इम्परफेक्ट। अब देखो सर, जवाब आप ही दे दोगे कि कौन सा परफेक्ट है और क्या इम्परफेक्ट है। बोलो भाई, एक बात बताओ कि हम स्टेबिलिटी के बेसिस पे चल रहे हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट के बेसिस पे चल रहे हैं, तो ये बताओ कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कौन होगा जिसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू हाई हो या लो हो? हायर। क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं कि सर वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज हायर। बहुत बढ़िया, चलो भैया पहला पॉइंट खत्म। अब बोलो इम्परफेक्ट के लिए क्या होगा? लोअर। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट इज लेसर। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है सबको? चलो भैया, अब देखो सर, एक बात बताओ कि एक पॉइंट तो आ गया, दूसरा पॉइंट अपन कह रहे हैं कि सर कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स किसी पर्टिकुलर कोई भी रिएजेंट ले लो, उस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबल, तभी तो वो परफेक्ट बनेगा। तो अपन क्या कहते हैं कि सर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएजेंट, विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएजेंट। भैया केमिस्ट्री है, बिना रिएजेंट के तो चलनी नहीं है। तो तुम कोई भी रिएजेंट, एक पर्टिकुलर रिएजेंट ले लो, उस रिएजेंट के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है। क्लियर? आ जाओ भैया, इनपरफेक्ट में क्या बोलोगे? तो अपन बोलेंगे कि सर लेस स्टेबल। अनस्टेबल तो नहीं बोलेंगे, लेस स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएजेंट। एक पर्टिकुलर रिएजेंट के कंपैरिजन में उसके रेस्पेक्ट में क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। लपेटो भाई। अब एग्जांपल की बारी आती है, कि भाई मेरे एग्जांपल कैसे होएगा इसका। चलो बनाओ जल्दी से, फिर एग्जाम्पल भी सिखाते हैं आपको कि भाई एग्जाम्पल कैसे होएगा। हो गया? बालिकाओं डन है बेटा? जल्दी से बोलें। चले भाई, चलो अगले पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। ये हुआ परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब ना यार अपन बात करेंगे बेटा किसकी? एग्जाम्पल्स की। ठीक है? अब ना अपन परफेक्ट और इम्परफेक्ट का एग्जाम्पल एक साथ चेक करेंगे। ठीक है? और आप लोग जो है वो अपने रिजल्ट्स और अपने व्यू बताते चलना कि क्या होने वाला है। ठीक है? चलो भाई एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल नंबर 1। डी ब्लॉक केमिस्ट्री की रिएक्शंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है जो आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। एग्जाम्पल क्या है? एक सोल्ट है केसीएन। ठीक है? क्वेश्चन यही था, केसीएन सोल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन है और साथ में कौन है? CuSO4। इसका एक्वस सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ये कंडीशन, इन दोनों के बिटवीन क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो बच्चा ये क्या फॉर्म करते हैं? तो अपन क्या कहते हैं कि ये बनाते हैं
K2SO4 और साथ में क्या बना देते हैं, CuCN होल ट्वाइस। ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये दो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, इस प्रोडक्ट का कुछ नहीं होना, ये हट जाता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये यहां पर क्या करता है, बहुत बड़ा पंगा क्रिएट करता है। क्या पंगा क्रिएट करता है वो सुनने की कोशिश करना। अपन कहते हैं कि सर CuCN होल ट्वाइस, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि Copper+2 जो होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, वर्क करता है, और आपका जो Cn- होता है वो क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में मिलते हैं बच्चों, वहां पर क्या परफॉर्म हो जाता है, रेडॉक्स परफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडॉक्स परफॉर्म हो जाता है। बात पल्ले पड़ गई। अब बच्चा जब रेडॉक्स होता है, तुम जानते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस होता है। बात पल्ले पड़ गई, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो बच्चा ये दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं क्या, Cu2CN होल ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बनता है। और Cn- जो होता है वो Cn होल ट्वाइस की फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और ये जो गैस बनती है, इस गैस को अपन नेम क्या देते हैं, साइनोजन गैस। क्या देते हैं, साइनोजन गैस। साइनोजन गैस क्या होती है, हाईली पॉइजनस गैस होती है। अगर आपने इसको इनहेल कर लिया तो विद इन सेकेंड्स क्या हो जाओगे, निपट जाओगे। बात पल्ले पड़ गई। अब देखो सर ये बना, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो अपन क्या बोलेंगे, +1। दिख रहा सबको, ये इस फॉर्म में भी मिलता है, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोनोमर है, ये डाइमर है। अब क्या बोलता है वो आगे, वो बोलता है कि सर आप ना एक काम करो, इसमें और KCN ऐड कर दो। क्या कर दो, और मोर KCN ऐड कर दो। तो बच्चा यहां पर देखो कॉपर है, डी ब्लॉक का एलिमेंट, Cn- लोन पेयर वाला है, तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, पहला क्वेश्चन यही आता है। तो अपन क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो क्या बनता है, K3CuCN होल 4। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है और वो क्या होता है, +1। बात पल्ले पड़ गई। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर इफ KCN और कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, तो दो सिंपल सोल्ट को आपने मिक्स किया है तो क्या बनेगा, एडिशन कंपाउंड। वो एडिशन कंपाउंड डबल सोल्ट होएगा या कॉम्प्लेक्स सोल्ट, तो अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। उस कॉम्प्लेक्स सोल्ट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होएगा, +1। बट यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चा चेक करो कितना है, +2। बात पल्ले पड़ गई। ये प्रोसेस क्यों हुआ, बिकॉज बीच में क्या परफॉर्म हो गया, रेडॉक्स परफॉर्म हो गया। क्या हो गया, रेडॉक्स परफॉर्म हो गया। याद रह जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन यहां तक पूछा गया था, ये रिएक्शन जो है ये आपसे पूछी गई थी, तो इसको याद रखना बेटा। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, बहुत काम की रिएक्शन है। बच्चा क्या होता है कि यार कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे कॉपर 2+ है, एज इट इज चिपका देता K2CuCN होल 4, और पहला ऑप्शन आपको यही मिलता है। बात क्लियर, सिंपल है। चलो तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। अब देखो सर ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, इसकी नेचर को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। इसकी नेचर को जब मैं चेक करता हूं तो यहां पर मैं अलग अलग रिएजेंट काम में लेता हूं। तुम देखोगे हमने बोला था कि इन ए पर्टिकुलर रिएजेंट, एक पर्टिकुलर रिएजेंट के रेस्पेक्ट में हम चल रहे थे। तो भैया पहला रिएजेंट, सबसे मोस्ट कॉमन रिएजेंट जो मैं काम में लेता हूं वो कौन होता है, वाटर। याद आ रहा होगा, वाटर तो सर यूनिवर्सल है, तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, वाटर। वाटर डालकर हमने ऑब्जर्वेशन लिया, तो ऑब्जर्वेशन में मेरे को क्या मिला, 3K+ एक्वस। ध्यान से सुनना भैया, मैं रिजल्ट बता रहा हूं। CuCN होल 4 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज -3 इन फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये मिलता है। अब बताओ सर, ये पहला जो केस आप लोग देख रहे हो, बोलो भैया ये कॉम्प्लेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में डिसोसिएट हुआ गया, नहीं सर, पढ़ा है ना। अपन बोलेंगे कि बोलो ये बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो वाटर के रेस्पेक्ट में परफेक्ट आएगा या इम्परफेक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स क्या नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। बात पल्ले पड़ गई। क्यों, हमने कहा कि देखो सर ये ब्रेक नहीं हो रहा, पता कैसे चलेगा, तो अपन कह रहे हैं कि भैया नंबर ऑफ आयंस देख लो, आप लोग पीपीटी देख लो, बाकी चीजें देख लो, आपको आइडिया लग जाता है। क्लियर, चलो तो अपन यहां पर क्या कह रहे हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, बट किसके रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या कह रहे हैं कि विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, परफेक्ट है। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है, बालक सही है। ऐसे सीरियस होके बैठा है, तबीयत ठीक है नहीं है, क्या हुआ,
सरदर्द, अरे रे रे रे। चलो कोई बात नहीं, चले आगे। चलो अगला पॉइंट सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि सर अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक नया रिएजेंट यहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक नवा रिएजेंट यहां पर लेकर आते हैं, और वो जो रिएजेंट है वो क्या होगा वो सुनना। अपन कह रहे हैं कि नेक्स्ट रिएजेंट अपन इसमें क्या डालते हैं, H2S गैस। क्या डालते हैं, H2S गैस। बच्चा H2S गैस जो होती है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फाइड। और सल्फाइड जो होता है बेटा वो इंपॉर्टेंट पीपीटिंग रिएजेंट होता है, इजीली पीपीटी बनाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर जैसे ही सल्फाइड पास करते हैं तो जो ट्रांजिशन मेटल होती है, डी ब्लॉक की मेटल होती है, वो क्या बना देती है, पीपीटी। तो ये पीपीटी कब बनाएगा, जब ये फ्री होगा। अगर ये बॉन्डेड स्टेट में पड़ा रहा तो पीपीटी नहीं बनाएगा। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन आता है, रिजल्ट जो आता है, नो पीपीटी ऑफ Cu2S। Cu2S का पीपीटी नहीं मिलता। बात पल्ले पड़ गई, ये रिजल्ट है। तो एक बात बताओ कि पीपीटी नहीं मिला तो क्या कॉपर 1+ फ्री हुआ गया, नहीं हुआ। फ्री नहीं हुआ मतलब ये बॉन्डेड स्टेट में पड़ा है। अगर बॉन्डेड स्टेट में पड़ा है तो बोलो भैया परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां भी क्या है, परफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू क्या, H2S रिएजेंट या H2S गैस। बात पल्ले पड़ गई, यहां भी परफेक्ट है। चलो यार एक काम करते हैं, एक और रिएजेंट इसको चिपकाते हैं। इस बार रिएजेंट डाल रहा हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो होता है, बताओ भैया HCl क्या होता है, एसिड या बेस, एसिड है। एसिड भी कैसा, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। भैया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही डाला, ऑब्जर्वेशन तो मिलना है भैया, दिखेगा कुछ नहीं, बस रिजल्ट मिलते हैं। क्लियर है, रिजल्ट में क्या मिलता है, यहां से HCN गैस क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, HCN गैस रिलीज होती है। बच्चा बोलेगा मास्टर तेरे को क्या पता कि HCN गैस निकली, सूंघ के देख ले भाई। भाई गैस को तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो उसकी स्मेल से या उसके कलर से, ऐसे ही तो कर सकते हो ना। तो अपन कह रहे हैं कि भैया देख इसका कलर तो कोई होता नहीं, कलरलेस गैस होती है। अब क्या करोगे, सूंघ के देखोगे, साइनाइड है, सूंघोगे निपट लोगे, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि भैया ये मामला होगा, यहाँ पे पॉइजनस गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब यार एक बात बता, ये पॉइजनस गैस दे रहा है, साइनाइड निकल रहा है। बोलो भैया साइनाइड कब निकलता है, जब ये टूटेगा, ये ब्रेक होएगा, ये डिसोसिएट होएगा। अगर ये डिसोसिएट हो गया तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। के फॉर्मेशन मोर या लेस, लेस। तो बोलो भैया परफेक्ट या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HCl, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या है, ये इम्परफेक्ट है। अब बच्चा बोलेगा, बच्चा क्या बोलेगा, मैं बोल देता हूं। ये बताओ कि सर K3CuCN4 इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। हाँ कैसे, तो में परफेक्ट है। एक बात बताओ, रिएजेंट जो है जरूरी है क्या मैं H2S डालू, मैं इसमें H2SO4 चेप दूं, मैं चल वाटर को भी नहीं लेता, मैं यहाँ HNO3 चेप दूं, तीनों में एसिड चेप दिया। अब बोलो है, देखो अपन क्या कहते हैं कि भाई ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, हम कुछ नहीं बता सकते। हम क्या बोलेंगे कि सर हमें कोई बोले कि बता भैया ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है या इम्परफेक्ट, तो अपन क्या बोलेंगे, कौन से रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। मैंने वहां पे लिखा इसीलिए था कि विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएजेंट। हम पूछेंगे रिएजेंट कौन है, वो बोलेगा सर वाटर के रेस्पेक्ट में बताओ, परफेक्ट। फिर वो दोबारा बोलेगा बता परफेक्ट इम्परफेक्ट, तो अपन बोलेंगे बता रिएजेंट कौन सा, बोला स्ट्रॉन्ग एसिड, इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट मानोगे या इम्परफेक्ट, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट पर कि रिएजेंट कैसा है, वही रिएजेंट डिसाइड करेगा कि गिवन कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। बोलो बात पल्ले पड़ गई। तो एक बात बताओ कि आप क्या किसी कॉम्प्लेक्स को देखकर बता सकते हो क्या कि वो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, नहीं बता सकते। क्या करना पड़ेगा, रिएजेंट लेना पड़ेगा, और रिएजेंट लेने के बाद हम क्लियर कह सकते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। कंडीशन क्लियर है, बात खोलने पड़ गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में कोई शार्प बॉर्डर लाइन नहीं होती,
कोई शार्प बॉर्डर लाइन नहीं है, सीधी सी बात है भैया, रिएजेंट बता दो तो बता देंगे, अदरवाइज हमें भी नहीं पता। बात क्लियर? अब नोट करो। हाँ भाई बालिकाओं, बच्चा क्लियर है? जल्दी बताओ मेरी बिटिया, क्या बात क्लियर हो गई? क्या होता है कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट में ना बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि यार परफेक्ट इम्परफेक्ट कैसे बताऊं यार। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक की बेटा एक बहुत ही शानदार रिएक्शन अपने सामने आ जाती है, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट क्या होता है। बहुत बढ़िया बेटा प्रेक्षा। रोहित, तबीयत खराब है बिटिया, सो गई क्या? जगे रहो मेरी बच्ची, जगे रहो। डन सर, अरे वाह बेटा, छाप भी दिया, क्या बात है। लाओ यार चाय तो पिलाई दो। तुम लोग चाय वाय पीते हो क्या? चाय पीते हो? मत पीना। मास्टर को तो यार पढ़ाने के लिए पीनी पड़ती है ना यार। है क्या कि थोड़ी सी वापस से एनर्जी आ जाती है ना, इंस्टेंट बूस्ट है। प्रेक्षा बिटिया हो गया? क्या कह रहा है? बिल्कुल। है हाँ वो तो है ही। चलेंगे? सारे पॉइजनस होते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि पॉइजनस कौन है? पॉइजनस कौन है? साइनाइड पॉइजनस है। ये एक साथ में केटायन है, ये पॉइजनस नहीं है। एनायन जो है इसका नेचर है पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं है क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। इसको खा लो, ये पॉइजनस नहीं है। हो सकता है कड़वा हो सकता है लेकिन पॉइजनस नहीं है। बात पल्ले पड़ गई? हाँ, लेकिन अगर तुमने ऐसा कर दिया तो पॉइजनस हो जाएगा। बात पल्ले पड़ गई? ठीक है चलो। वो तुमने नहीं सुना क्या, वो छोटी क्लासेज में पढ़ाते हैं कि बच्चा ऑक्सीजन गैस क्या करती है, कंबशन में हेल्प करती है, आग लगाने में हेल्प करती है। हाइड्रोजन गैस खुद फ्लेमेबल होती है, एक्सप्लोड करती है, दोनों को मिला दो वाटर मिलता है, आग बुझाने काम आता है। बच्चे बोलते हैं वाह वाह क्या बात है। होता नहीं होता? बस वही चीज है, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। उसकी आइडेंटिटी आप लौटा दो तो वो बैंड बजा देगा। भाई छोटी क्लासेज में अपने को नहीं बताते थे क्या? पढ़िएगा तुमने छोटी क्लासेज, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सीधे 10th में आ गए थे क्या? हाँ, मतलब हमारे टाइम मास्टर बताते थे। अब यार हम क्या कि हमारे टाइम हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए और हमारे लिए तो बहुत सारी बातें बहुत बड़ी। आजकल तो क्या एजुकेशन का लेवल फिर भी बढ़ गया। तो पहले मास्टर भी ऐसे हमारे जैसे होते थे और हम भी वैसे ही होते थे। तो ऐसे ही मतलब
क्या बोलते हैं कि जैसे अपन नहीं कहते क्या कि यार पानी में आग नहीं लग सकती, पानी में आग नहीं लगती, है ना। तो मास्टर क्या बोलता, किस मूर्ख ने कहा कि पानी में आग नहीं लगती। सारे बच्चे डर जाते मास्टर से, बोला सोडियम को पानी में डालो आग लगती है, क्या बात कर रहे हो। और फिर वो ना मतलब ऐसे कोई कई बार कोई लेबोरेटरी छोटा सा सोडियम लेके आता और उसको पानी में डालता, ये देखो जादू। भाई वाह 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 वाह, क्या मास्टर है यार, क्या मास्टर। चीजें मिलता नहीं ना बेटा, फिर लगता कि अरे यार, फिर थोड़े से बड़े हुए लगता है यार क्या था वो। पर वही बात है, टाइम के हिसाब से वो चीजें क्या थी, बहुत बढ़िया थी। हमारे साथ तो बहुत ऐसे कांड हुए हुए हैं कि अगर तुम्हें बताएं तो तुम हंसो कि यार ऐसा होता था। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, बी केयरफुल। ये भी बहुत काम का है, लेकिन ये जो है वो बहुत सिंपल भी है। हम लेके चलेंगे बेटा किसको, कैडमियम सल्फेट को। कैडमियम सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस, ठीक है। इसमें मेरे बच्चों आप क्या डाल दो, KCN का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये होता है, इन दोनों को मिक्स किया तो इनिशियली जो रिएक्शन होता है वो इनिशियली क्या बनता है बेटा, CdCN होल ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाता है, K2SO4। CdCN होल ट्वाइस और साथ में क्या बन जाता है, K2SO4। बेटा यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता, इन दोनों के बिटवीन कोई रिएक्शन नहीं होता। यहां पर आप लोगों को CdCN होल ट्वाइस का क्या मिलता है, व्हाइट PPT मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट PPT मिलता है। इज दैट क्लियर। अब आप क्या करते हो, इसमें KCN को पास करते हो। किसको पास करते हो, KCN को पास करते हो। एक्सिस ऑफ KCN पास करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, K2CdCN होल 4, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। यहां पर देखो सर, कैडमियम जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, दिस विल बी +2 एंड इन दिस स्टेट कैडमियम विल बी +2। क्लियर है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बात पल्ले पड़ गई। बट इन केस ऑफ CuSO4 एंड KCN ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ था, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि भैया स्टूडेंट्स वहां पर गलती कर सकता है, यहां पर गलती नहीं करेगा। यहां पर तुम्हें नहीं आता ना, फिर भी अगर तू ऑप्शन देख के लगाएगा तो सही चला जाएगा, लेकिन वहां पर ऑप्शन देखते ही गलत हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट अंदर का पता है तो काम हो जाएगा, ये कंडीशन आपके पास बनती है। अब चलो आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। नंबर 1 अपन क्या करते हैं भैया, इस कॉम्प्लेक्स में वाटर डालते हैं या वाटर में इस कॉम्प्लेक्स को डालते हैं, फर्स्ट रिएजेंट। ऑब्जर्वेशन क्या मिला, तो अपन ने क्या बोला, 2K प्लस एक्वस एंड CdCN होल 4 चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज +2 एक्वस स्टेट। बोलो बच्चा, ऑब्जर्वेशन देख के बोलो, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, परफेक्ट, सही बात है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, बट किसके रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या बोलेंगे, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। नंबर 2, एक काम करो यार, तुम इसमें है ना H2S गैस पास कर दो। क्या कर दो, H2S गैस को पास कर दो। कर दिया, H2S गैस पास करते हैं तो ऑब्जर्वेशन मिलता है क्या, आपको यहां पर CDS का येलो PPT मिलता है। क्या मिलता है, CDS का येलो PPT मिलता है। बताओ भैया, ऑब्जर्वेशन देख के बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है। कैडमियम 2+ क्या हो गया, फ्री, फ्री हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये H2S के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो परफेक्ट या इम्परफेक्ट, तो अपन क्या बोलेंगे कि इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद रेस्पेक्ट टू H2S गैस। H2S गैस के रेस्पेक्ट में कैसा है, इम्परफेक्ट है। इज दैट क्लियर, सिंपल है। चलो थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन बच्चा, मैंने क्या किया, HCl पास कर दिया। क्या कर दिया, HCl पास कर दिया। जैसे ही HCl पास करता हूं, मेरे को ऑब्जर्वेशन मिलता है, HCN गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। रिलीज हो गई तो बता दो भैया, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है विद रेस्पेक्ट टू HCl। बोलो भैया, गिवन कॉम्प्लेक्स K2CdCN होल 4 इज परफेक्ट और इम्परफेक्ट। पता नहीं भाई, रिएजेंट दे दो बता देंगे। अब बात पल्ले पड़ गई ना, चलो तो लपेटो इसको, लपेटो इसको। अब समझ आ गया ना परफेक्ट इम्परफेक्ट का खेल। सीधा सा जवाब है, रिएजेंट बता भाई क्या है।
तो काम कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अरे यार। फिर अगला पूछेगा क्या तेरे से? वो तेरे को देगा कि इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसमें मैं H2S गैस पास करता हूं तो CDS का पीपीटी मिलता है, येलो कलर का पीपीटी मिलता है। बताओ कि परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट? तो तुम बड़े आराम से बताओगे इम्परफेक्ट। याद रखना पड़ेगा ना भाई, ऑब्जर्वेशंस है। गिने चुने हैं बेटा, लिमिटेड चीजें, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना ये, लिमिटेड चीजें पूछेगा, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। अरे एग्जाम्स की लिमिटेशन होती है बेटा, कोई भी एग्जाम हो सबकी लिमिटेशंस होती हैं, एक लिमिट तक पूछ सकता है वो, ठीक है। मैंने आपको कोई 50 एग्जाम्पल थोड़ी बताए हैं, 2 एग्जाम्पल बताए हैं, बस यही याद रखने हैं आपको, और कोई नहीं पूछेगा। बालिकाओं जैसे ही हो जाए बेटिया डन बोल देना। जैसे ही हो जाए डन बोल देना बच्चा। बना दो भाई, जल्दी जल्दी बना दो, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ पाए, आगे की बात कर पाए और आगे चल पाए। कल से अपने लिगेंड स्टार्ट होंगे और लिगेंड्स जो हैं उन पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत गजब के क्वेश्चंस बनते हैं। होते ही बता देना भाई, हो गया? वाओ। तो चलो भाई बालिकाओं चले बेटा। बेटू बताओ चले क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। हाँ भाई चलो यार, क्या मैं ऐसा बोल दूंगा कि सर यहाँ पर परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बिटवीन कोई शार्प बॉर्डर लाइन नहीं है, ये डिपेंड करता है किस पर? रिएजेंट पर। क्लियर? तो चलिएगा कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा, नोट लगा के पॉइंट लिखो। नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 इसमें लिखो, लिखो देयर इज नो शार्प बॉर्डर लाइन, देयर इज नो शार्प बॉर्डर लाइन, there is no sharp border line between perfect and imperfect complexes. There is no sharp border line, there is no sharp border line between perfect and imperfect complexes, between perfect and imperfect complexes, between perfect and imperfect complexes, between perfect and imperfect complexes. Clear है? Next point, next point लिखो, लिखो perfect and imperfect nature, perfect and imperfect nature, perfect and imperfect nature of complexes, perfect and imperfect nature of complexes depends upon depends upon depends upon given reagent, depends upon given reagent, depends upon given reagent. Is that clear? चले आगे। चलो अब बना यार, बच्चे के माइंड में ये आता है कि यार मास्टर कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए जो हमने पढ़ा ही नहीं हो तो क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल आपको ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं। एक तो मैं बोल रहा हूं सर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, बी केयरफुल, जो बोला जा रहा है उसको सुनने की कोशिश करना। अमोनिया कॉम्प्लेक्स, समझ गए? मतलब लिगेंड कौन है बच्चा? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर लिगेंड विल बी NH3, लिगेंड विल बी NH3। क्लियर है भैया? अगर कहीं भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में NH3 लिगेंड है, आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, अमोनिया गैस निकल लेगा वहां से। बात पल्ले पड़ गई? कोई दिक्कत? तो बोलो भैया अमोनिया के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं
अमोनिया एज ए लिगेंड जितने भी कॉम्प्लेक्स है, बोलो परफेक्ट या इम्परफेक्ट विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एसिड? इम्परफेक्ट। क्लियर है? चलो सर साइनो, ध्यान से सुनना, साइनो या फिर आप लोग बोल सकते हो साइनाइडो, इट मींस Cn माइनस। Cn माइनस के, साइनाइडो के, साइनो के जितने भी कॉम्प्लेक्स है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो, HCl निकल लेगा। बोलो भैया परफेक्ट या इम्परफेक्ट? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखो सर, लिखो ऑल अमोनिया कॉम्प्लेक्सेज, all ammonia complexes and cyano complexes, all ammonia complexes and cyano complexes are imperfect complex, imperfect complex with respect to strong acid, with respect to strong acid ब्रैकेट में लिख दो HCl में एग्जांपल क्यों लिख रहा हूं, मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हें HCl मिलेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे देना तो मना मत करना भाई, बात पल्ले पड़ गई क्या कि बच्चे को लिखा दो कि सर है ना विद रिस्पेक्ट टू HCl, तो बच्चा सिर्फ HCl बोलता है, अगर और कोई डाल दो तो बोलता है कि मास्टर ने HCl लिखा है, HCl ही होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और एक कॉमन एग्जांपल क्या है, HCl। क्लियर है? चलो ये बात क्या होती है, दोनों बात लिख दी थी ना अपन ने, देखना ऑल अमोनिया कॉम्प्लेक्सेज एंड साइनो कॉम्प्लेक्सेज, है ना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ये है K3CuCN होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इधर देख बेटा संकेत, दूसरा कॉम्प्लेक्स है K2CdCN होल 4, ये दो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स बेटा किसके लिए ज्यादा होगा? भैया दोनों में से फॉर्मेशन कांस्टेंट का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है? आराम से देख लो, आराम से चेक कर लो, फर्स्ट और सेकंड, कोई इश्यू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से चेक करो, आराम से दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें सारे रिजल्ट्स दे चुका हूं, मैं तुम्हें सारे रिजल्ट्स दे चुका हूं, अब जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल। देखो यार एक चीज सुनो, अपन क्या कह रहे हैं कि आप है ना पीछे वाले दोनों एग्जाम्पल को जब गो थ्रू होगे तो आप लोग वहां पर एक ऑब्जर्वेशन करोगे कि हमने 3 रिएजेंट लिए, ये जो है ना वो 2 रिएजेंट के लिए परफेक्ट था और ये जो है वो एक ही रिएजेंट के लिए परफेक्ट था। तो अगर दोनों में से अपन बात करें तो ज्यादा परफेक्टनेस किस में है? क्लियर है? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर K3CuCN होल 4 जो है इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है वो हमें क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। बात क्लियर है? इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये कहानी इसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि यार ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट। हमने क्या लिखा कि कोई बॉर्डर लाइन नहीं, कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? रिएजेंट। रिएजेंट देगा तो ही पूछेगा। बात क्लियर है? और ये 2 फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के। क्यों? क्योंकि सर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में और तुम्हारे सिलेबस में यही है। बात पल्ले पड़ गई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कैसे? सीयू का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? अच्छा अच्छा, हाँ कॉम्प्लेक्स का, ठीक है।
तो उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा लगेगा। नहीं 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 अहं, अहं, ना। ये जो तू कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना बेटा, ये सोल्यूबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये सोल्यूबिलिटी थोड़ी देख रहे हैं अपन सोल्यूबिलिटी नहीं देख रहे, है ना। चले चले आगे, चलो भैया नेक्स्ट टॉपिक। ये बात हमारी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेज की यहां पर फिनिश होती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सर, अब बात करेंगे अपन लिगेंड्स की, कि भैया लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनका नेमिंग किया जाता है, कौन कौन सी वैरायटी होती है, किस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। तो सर हेडिंग लगा दो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, कि बच्चा लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अब सुनना यार, देखो यार लिगेंड को क्लासिफाई करना ना बहुत आसान काम है, लेकिन इसको याद रखना ना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है, क्योंकि यार लिगेंड है अपने सिलेबस में इतने सारे, ठीक है, लेकिन आपको याद कौन से रखने हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में लिमिटेड चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ना सारा है क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं ना। तो आ जाओ भैया, क्लासिफिकेशन जो है उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे हम, डेंटिसिटी। क्या पढ़ेंगे, डेंटिसिटी, कि व्हाट इज डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो सर, अपन ने बोला था लिगेंड, मतलब लिगेंड होता है लेविस बेस, जो लोन पेयर डोनर है। लोन पेयर डोनर है तो भैया उसके पास क्या होंगे, लोन पेयर भी होंगे। अब लोन पेयर तो कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन वो एट ए टाइम डोनेट कितने कर पाता है, उन नंबर ऑफ डोनेटेड लोन पेयर्स को अपन क्या बोलते हैं, डेंटिसिटी। इज दैट क्लियर, बात पल्ले पड़ गई, सिंपल है। चलो तो डेफिनेशन नोट कीजिएगा, डेंटिसिटी लिखो, डेंटिसिटी में लिखिएगा, लिखो नंबर ऑफ डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर साइट लिखना है ना, साइड मत लिख देना, नंबर ऑफ डोनर साइट्स which are coordinated, number of donor site which are coordinated with CMI, CMI, और लगा के लिखो, और दूसरा डेफिनेशन आ जाएगा फिर इसका, और लगा के दूसरा डेफिनेशन लिखो, लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स donated by, number of electron pairs donated by a ligand, donated by a ligand to CMI, to CMI is called its denticity, is called its denticity, is called its denticity। क्लियर सर, तो चलो आज का लेक्चर यहीं पर ओवर करते हैं, कल अपन यहां से बात को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ना। और एक और चीज, एनसीईआरटी जो है, अभी तो एक बार तो थोड़ा सा हुआ है, जैसे ही अपन 2-4 लेक्चर और ले लेंगे उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की भी रीडिंग लगाना शुरू कर देना, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अपने को है ना सर, पढ़ा हमने सब दिया, लेकिन एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है ना वो एक अलग लेवल का लैंग्वेज है, बात पहले पड़ गई। तो वो लैंग्वेज जब तुम एक बार उसमें लैंग्वेज में से 1 बार 2 बार 3 बार निकल जाओगे ना, तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि अगर एग्जाम में वैसी की वैसी लैंग्वेज आ गई तो अपन क्या करेंगे भैया, टीचर की लैंग्वेज सिंपल है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बात पहले पड़ गई, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल।